अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर 8 हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमारे पास रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस आते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, सिंगल एरो हेड होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन स्टेबल होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम पर, जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है हमारे पास स्टेबल होते हैं अपनी कंप्लीशन पर, यानी कि कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन स्टेबल होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन स्टडीड इन क्लोज सिस्टम, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज सिस्टम में भी हो सकता है जबकि ओपन सिस्टम में भी हो सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का एक कंडीशन है क्लोज सिस्टम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन सीज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, उसमें रिएक्शन सीज हो जाता है, इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस पर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का जो हमारे पास रेट होता है दोनों रिएक्शंस का, वो हमारे पास इक्वल हो जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेट की बात करें तो ये ऐसी कंडीशन है जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। उसके बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। इससे मुराद कि मजीद उनमें चेंज नहीं आता, वो दोनों कांस्टेंट हो जाती है। ये नहीं कहा कि दोनों इक्वल हो जाती है, ये है कि दोनों कांस्टेंट हो जाती हैं। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो ग्राफ अल्फा बनेगा, केसी की वैल्यू भी 1 से ग्रेटर होगी। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट के इक्वल है तो ग्राफ बी बनेगा और केसी की वैल्यू 1 होगी। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम है तो केसी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इफ हमारे पास क्या होगी, केसी के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज लेस देन द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, तो केसी की वैल्यू 1 से लेस होगी और ग्राफ सी बनेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कांस्टेंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। मोल पर डेसीमीटर की टर्म में यूनिट्स में ले तो हमारे पास के इज इक्वल टू के सी होता है। पार्शियल प्रेशर में ले तो के इज इक्वल टू के पी होता है, लेकिन ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है, लिखा हुआ मैंने साथ ब्रैकेट में गैसेस। मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में ले हमारे पास के इज इक्वल टू के एक्स होता है, मोल्स में ले तो के इज इक्वल टू के एन होता है, लेकिन हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, के इज इक्वल टू के एफ ओवर आर वाला फार्मूला, या प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, या हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट को पावर रेस करें और रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट को पावर को रेस करें। उसके बाद के एफ हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है और के आर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है, दोनों की रेशियो के सी होती है। उसके बाद अब कहते हैं कि इक्विलिब्रियम को दोनों साइड से अचीव किया जा सकता है, आइदर फ्रॉम फॉरवर्ड और फ्रॉम रिवर्स। अगर रिवर्स होगा तो के सी की वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी। ये हमारे पास पार्शियल जो हमारे पास इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है, उसके हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रिएक्टेंट रेज टू देयर कोफिशिएंट। अब इक्वेशन की बात करें तो ये गैसियस फेज रिएक्शन के लिए हमारे पास वैलिड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है के पी इजिकल टू के सी आर टी डेल्टा एन, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर डेल्टा एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमारे पास डेल्टा एन यानी कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सेम है तो के पी के सी के बराबर होगा। अगर डेल्टा एन हमारे पास ज़्यादा है यानी कि प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो के पी हमारे पास ग्रेटर देन के सी होगा। और अगर प्रोडक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास लेस है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से तो के पी लेस देन के सी होगा। ये हम फार्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिट्स। यूनिट्स हमारे केसी के डिपेंड करते हैं, फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। केसी के यूनिट नहीं होता अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हों। डेल्टा एन अगर हमारे पास 1 हो तो जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वही हमारे पास केसी का यूनिट होता है। उसके बाद एप्लीकेशन इसकी बात करें, दो एप्लीकेशन है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। लेकिन उससे पहले के पी इंटू प्रेशर इंटू डेल्टा एन की पावर डेल्टा एन, ये हमारे पास फार्मूला है के पी फाइंड करने का। जबकि प्रेशर टोर में भी हो सकता है, एटीएम में भी हो सकता है, ये जो उसके दूसरे यूनिट्स हैं लाइक एम एम एच जी एंड अदर सो ऑन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की बात करें, किसी भी इंस्टेंट पर जो हमारे पास क्यूसी होता है जिसे हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू इस तरह निकलती है कि एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट मिलकर हमारे पास एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसकी मैंने इक्वेशन लिख दी है। इसी इक्वेशन से हम रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकालते हैं। और जबकि जो के सी होता है इसकी वैल्यू हमेशा इक्विलिब्रियम पर निकलती है, लेकिन क्यू सी की वैल्यू इक्विलिब्रियम से पहले भी हो सकती है, इक्विलिब्रियम पर भी हो सकती है और इक्विलिब्रियम के बाद भी हो सकती है। अगर क्यू सी ग्रेटर देन के सी है तो रिएक्शन रिवर्स में होगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। अगर के सी हमारे पास ज़्यादा है क्यू सी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो रिएक्शन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। ये इसके बेसिक हमारे पास एप्लीकेशन है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
दूसरी एप्लीकेशन आ जाती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि अगर रिएक्शन केसी की वैल्यू क्या हो तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगी। अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी बहुत ज़्यादा तो अमाउंट की प्रोडक्ट की जो अमाउंट है हमारे पास वो नेग्लिजिबल होगी, यानी कि रिजेक्टेबल होगी, इग्नोरेबल होगी। लेकिन अगर केसी की वैल्यू लार्ज होगी तो रिएक्टेंट की अमाउंट नेग्लिजिबल होगी इधर, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम हो गई। इससे मुराद ये है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, वर्चुअली से मुराद फॉल्सली। अगर किसी की वैल्यू मॉडरेट होगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो कंपेरेबल होगी। ओजोन की बात करें तो उसकी वैल्यू 10⁻55 होती है, इससे मुराद के बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम दूसरे कैटेगरी में डाल सकते हैं कि रिएक्टेंट की अमाउंट नेग्लिजिबल होगी, जबकि रिएक्शन क्या होगा, वर्चुअली कंप्लीट होगा। केसी अगर 1 होगा तो आर एफ हमारे पास इज इक्वल टू आर आर होगा, ये तो आप सबको पता है। अगर केसी ग्रेटर देन 1 होगा तो रिएक्शन शिफ्ट टू राइट होगा, इट मीन्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर केसी लेस देन 1 होगा तो हमारे पास रिएक्शन शिफ्ट टू लेफ्ट होगा, इस मुराद के रिवर्स डायरेक्शन में होगा। आर एफ के साथ मैंने आर आर को लिखना तो थोड़ा इससे मिस्टेक हो गया। आर एफ उसके बाद रिवर्सिबल डायरेक्शन की, हमारे रिवर्सल रिएक्शन की हमारे पास सिंबल, और उसके बाद आर आर लिखना था। ली शर्टियर प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे पास ये इट स्टडीज द फैक्ट ऑफ स्ट्रेस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि हमारे पास किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है किसी भी रिएक्शन की, उसमें स्ट्रेस क्या अफेक्ट करता है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो ली शर्टियर प्रिंसिपल कहलाता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का फैक्ट शुरू में डिटेल में डिस्कस कर दिया आगे, आपको सारा एक टेबल में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। कैटलिस्ट हमारे पास आर एफ और आर आर की वैल्यू इक्वली इंक्रीज करता है, इट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता, इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट को डिस्टर्ब करता है, सिर्फ और सिर्फ आर एफ और आर आर को दोनों को इक्वली इंक्रीज कर देता है ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसका असर नहीं होता। अगर रिएक्टेंट की बात करें, अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा, ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम में आ जाता है। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा, और अगर दोनों बराबर होंगे तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होगा ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अगर एन पी की वैल्यू एन आर के बराबर नहीं है तो प्रेशर इंक्रीज करने से कम चीज़ बनेगी। इससे मुराद ये है कि आप हमारे पास अमोनिया वाले एग्जांपल लें जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर नहीं है। उसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कम चीज़ क्या हमारे पास अमोनिया है, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो अमोनिया बनती है। ली शटर प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं हर प्रोसेस में। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम कम वाली चीज़ बनती है, यानी कि अमोनिया बनती है, क्योंकि अमोनिया के 2 मोल होते हैं, जबकि हमारे पास रिएक्टेंट्स यानी कि 3 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन होता है, उनके टोटल 4 मोल होते हैं। अगर हम दूसरे रिएक्शन की एग्जांपल करें जैसे कि PCl5 की डिसोसिएशन, उसमें हमारे पास क्या होता है, डिसोसिएशन की बात करें तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं और रिएक्टेंट के मोल्स कम होते हैं। तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो कम वाली चीज़ होती है, इट मीन्स प्रोडक्ट होता है, वो हमारे पास प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है। इसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास है पड़ी क्या कर, पहले हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन कंसंट्रेशन आर रिएक्शंस के लिए, लेकिन चेंज इन प्रेशर गैसेस के लिए वो भी उस वक्त जब नंबर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल नहीं होंगे। ये मैं पहले आपसे बात कह चुका हूँ। जब इक्वल होंगे तो हमारे पास प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर हमारे पास तीसरा फैक्टर चेंज इन टेम्परेचर, वो भी उस वक्त होगा जब हमारे पास डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। बाकी चेंज की बात करें कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, जाहिर सी बात, जब रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे और इसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट कम होंगे हमारे पास, रिएक्टेंट को निकालेंगे तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा, जाहिर सी बात है हमारे पास इधर फिर हम रिवर्स रिएक्शन तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टर्स कम होंगे, प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट बनाएंगे। प्रोडक्ट्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल उसी वही बात है कि प्रोडक्ट की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होंगे, वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे। अगर प्रोडक्ट कम करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। लेकिन इन सब चेंजेस का केसी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद आता है डेल्टा पी यानी कि प्रेशर का इफेक्ट। अब हमारे पास 2 कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट से ज़्यादा हों, एक कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट से ज़्यादा हों। अगर रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से ज़्यादा हैं तो प्रेशर बढ़ाने से, रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से ज़्यादा है जैसे कि अमोनिया के केस में, तो प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा और प्रेशर कम करने से रिवर्स जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट के मोल हमारे पास ज़्यादा है रिएक्टेंट के मोल से, जैसे कि हमारे पास एसोसिएशन ऑफ PCl5 है, उसमें प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स जाएगा, लेकिन प्रेशर कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और प्रेशर का भी केसी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। केसी या कोई भी कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। हमारे पास जब रेट ऑफ रिएक्शन का जो हमारा रेट कांस्टेंट था या वेलोसिटी कांस्टेंट जिसे कहते हैं, वो भी सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होता है।
टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स जाएगा, जाहिर सी बात है वो हीट पहले से खारिज कर रहा है, फिर आप उसे हीट दे रहे हैं तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट खारिज करता है, टेम्परेचर कम होता जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर एंडोथर्मिक है तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास हीट अब्जॉर्ब होगी और हमारे पास रिएक्शन फास्ट होगा और फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। और अगर एंडोथर्मिक है वो टेम्परेचर कम करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। केसी पर क्या असर होगा, केसी पर हमारे पास असर ये होगा कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जब एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करेंगे तो केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि केसी का डिपेंड होता है प्रोडक्ट के ऊपर। जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तब भी हमारे पास केसी की वैल्यू बढ़ेगी। इट मीन्स कि जब प्रोडक्ट ज़्यादा बनोगे तब भी केसी की वैल्यू बढ़ेगी। और वो दो कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर के केस में, कि एक्सोथर्मिक को तो टेम्परेचर कम करो या एंडोथर्मिक को तो टेम्परेचर बढ़ाओ, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास केसी की वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज कम होगी। हैबर प्रोसेस की बात करें, रिएक्शन लिखा हुआ है, कंडीशन है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इतना चाहिए, आयरन चाहिए, तो हम असल में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है हमारे पास, इसमें हीट खारिज होती है। लेकिन हाई टेम्परेचर क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाए, फास्ट हो जाए, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। और जो आयरन की एक्टिवेशन है ना उसमें भी टेम्परेचर रोल प्ले करता है। तो ये तीन फैक्टर हैं जो हमारे पास हाई टेम्परेचर को हम जिसको यूज़ करते हैं डिप्साइड हमारे पास, इंस्टेड के हमारे पास टेम्परेचर क्या है, हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर कम करके हम उस प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट कंटेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होता है। और हैबर प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाइट्रोजन हम से कैसे हासिल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से हासिल करते हैं, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास हासिल होता है पायरोलिसिस और क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या मीथेन कह लें मेनली। तो हाइड्रोजन हमारे पास वहाँ से हासिल होता है, लेकिन हाइड्रोजन एक और तरीके से भी हासिल होता है जिसे वाटर गैस मेथड कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास वाटर गैस मेथड है, इसमें जो वाटर गैस है ये हमारे पास पॉइजन करती है, किसको, हमारे पास आयरन को पॉइजन करती है। आयरन क्या है, कैटालिस्ट है, तो जब कैटालिस्ट पॉइजन होगा तो एक्टिविटी कम हो जाएगी हमारे पास, जाहिर सी बात है यील्ड या प्रोडक्ट कम आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पायरोलिसिस होगी। इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करें, इन्फॉर्मेशन है 35% अमोनिया होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। आयरन क्या होता है हमारे पास, आयरन के साथ कैटलिस्ट और कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एलुमिना, सिलिका, और ये हमारे पास तीन क्या होते हैं, हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं विद आयरन। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट -33.4 डिग्री सेल्सियस है, ये भी इंफॉर्मेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जितनी हमारी अर्थ पर हो रही है उसका 13% हैबर प्रोसेस से होता है। हैबर प्रोसेस वर्ल्ड वाइडली यूज होने वाला प्रोसेस है। अगर अमोनिया की बात करें इसके यूजेस क्या हैं, तो 80% फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज़ होता है, जबकि जो इसके दूसरे यूजेस हैं वो एक्सप्लोजिव, प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स और जैसे कि नाइलॉन वगैरह और दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट हाफ खत्म हुआ केमिस्ट्री का। ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है। सेकंड हाफ डिस्कस करेंगे बफर सोल्यूशन, एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, और हमारे पास साथ आ जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और आपके लिए अल्लाह हाफिज़।